मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। आज हम लोग गैमीटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो युग्मक जनन है क्या? युग्मक जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। गैमीटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैमीट्स यानी सेक्स सेल्स यानी युग्मकों का निर्माण होता है। अब गैमीटोजेनेसिस जो है में जो गैमीट्स यानी युग्मक बनते हैं, ये युग्मक या गैमीट्स जो है हैप्लॉइड अर्थात अर्धगुणित होते हैं। यानी मनुष्य के बॉडी सेल या सोमैटिक सेल में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, इसलिए युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। यानी युग्मक हैप्लॉइड होते हैं, अर्धगुणित होते हैं। गैमीट्स को बनाने वाले सेल्स, गैमीट्स को बनाने वाले कोशिका जर्मिनल सेल्स या जर्म सेल्स कहलाते हैं, जो डिप्लॉइड अर्थात द्विगुणित होते हैं। उनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। हैप्लॉइड गैमीट्स यानी अर्धगुणित युग्मकों को बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, जो इनके फेज ऑफ मैचुरेशन वाले अवस्था में होता है। अब हम लोग जानेंगे कि गैमीटोजेनेसिस होता कहाँ है। तो गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया गोनैड्स में होती है और टेस्टिस और ओवरी को एक साथ गोनैड्स कहते हैं। तो गैमीटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन की प्रक्रिया गोनैड्स में होती है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया टेस्टिस में और अंडाणु बनने की प्रक्रिया ओवरी में। अब कितने स्टेजेस में होते हैं? तो सामान्यतः गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया को हम लोग 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन गुणन की अवस्था, फेज ऑफ ग्रोथ वृद्धि की अवस्था, फेज ऑफ मैचुरेशन यानी परिपक्वन की अवस्था। तो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो पहला फेज है, इसमें माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है। फेज ऑफ ग्रोथ में सिर्फ ग्रोथ होता है, यानी यहाँ किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। और फेज ऑफ मैचुरेशन में मियोसिस होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी हो जाती है। अब हम लोग जानेंगे कि गैमीटोजेनेसिस कितने प्रकार का है। तो अभी देखें, गोनेट्स 2 तरह के हैं, मेल गोनेट टेस्टिस और फीमेल गोनेट ओवरी। यानी गैमीट्स 2 तरह के बनते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं, फीमेल गैमीट को ओवम या अंडाणु या ऊटिड या एग कहते हैं। तो स्पर्म के बनने की प्रक्रिया, शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन यानी oogenesis कहते हैं। यानी गैमीटोजेनेसिस को 2 भागों में बांटा गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन में शुक्राणु अर्थात नर युग्मकों का निर्माण होता है। अंडाणु जनन में अंडाणु, एग, ओवम या ऊटिड अर्थात मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अब चलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में। तो शुक्राणु जनन क्या है, हम लोग देखें कि मेल गैमीट यानी स्पर्म, हिंदी में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया से अर्धगुणित शुक्राणु का बनना ही शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कब होती है? तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया प्यूबर्टी से प्रारंभ होती है, अर्थात 13 से 14 साल के उम्र में, जब शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है उत्पन्न होने का समय होता है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जब प्यूबर्टी में प्रारंभ हो जाती है,
तो उसके बाद पूरे जीवन पर्यंत यह चलती है। यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो मेल में होती है ये बंद नहीं होती। हाँ, उम्र के साथ सीमेन की मात्रा और सीमेन में शुक्राणुओं की संख्या घटती है, लेकिन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया बंद नहीं होती। अब देखेंगे कि शुक्राणु जनन जो है ये टेस्टिस के अंदर कहाँ होता है। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया टेस्टिस के अंदर हम लोग पढ़े थे, मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो है मेरा वीडियो था, अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हैं। तो मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के वीडियो में बताया था कि टेस्टिस के अंदर प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 चैम्बर रहते हैं जिन्हें लोब्यूल्स कहा जाता है, और प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 की संख्या में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो भीतरी सतह है जो शुक्राणुओं को बनाता है, शुक्राणु को बनाएगा, इसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहेंगे? जर्मिनल एपिथेलियम। अब जर्मिनल एपिथेलियम जो है 2 प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। जर्मिनल एपिथेलियम 2 प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, एक प्राइमरी जर्म सेल्स और दूसरा कॉलुमनर इंडिफरेंट सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स। यानी जर्मिनल एपिथेलियम में 2 प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं, प्राइमरी जर्म सेल और कॉलुमनर इंडिफरेंट सेल्स। प्राइमरी जर्म सेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, जिससे शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। और कॉलुमनर इंडिफरेंट सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स से बड़े आकार के सर्टोली सेल्स बनते हैं जो शुक्राणुओं को सपोर्ट करते हैं और उन्हें नॉरिशमेंट यानी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। शुक्राणु बनने के बाद सर्टोली सेल में अपना हेड धंसा देते हैं और सर्टोली सेल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब चलते हैं फेजेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की अवस्था। शुक्राणु जनन की पूरी प्रक्रिया को 4 अवस्थाओं में बांटा गया। वैसे तो गैमेटोजेनेसिस में हम लोग देखे कि 3 फेज होता है, लेकिन शुक्राणु जनन में एक एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन का फेज है, इसलिए हम लोग शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को 4 अवस्था में बांटते हैं। पहला हो गया फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जहां समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस होता है। फेज ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की अवस्था। पहला था गुणन की अवस्था, जहां समसूत्री विभाजन हुआ। दूसरा फेज ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की अवस्था, जहां कोई विभाजन नहीं हुआ। तीसरा फेज ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्वन की अवस्था, जहां मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अंतिम है डिफरेंशिएशन का अवस्था, यानी स्पर्मेटिड शुक्राणु का रूप ले रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसमें विभेदन हो रहा है। तो विभेदन की अवस्था जिसे स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटेलियोसिस भी कहा जाता है। तो इस तरह हम लोग देखें कि शुक्राणु जनन की पूरी प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ मैच्योरेशन और फेज ऑफ डिफरेंशिएशन या स्पर्मियोजेनेसिस। तो पहले फेज में चलते हैं, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें समसूत्री विभाजन माइटोसिस होता है। तो प्राइमरी जर्म सेल्स जो हैं से हम लोग देखे अभी कि प्राइमरी जर्म सेल से शुक्राणु बनते हैं। तो प्राइमरी जर्म सेल में समसूत्री विभाजन होगा। कई बार प्राइमरी जर्म सेल द्विगुणित यानी डिप्लॉयड सेल होता है। कई बार समसूत्री विभाजन होगा जिससे काफी अधिक संख्या में स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड होते हैं। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा प्राइमरी जर्म सेल्स में समसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का बनना क्या है? फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है। जिस कोशिका से बन रहा है कौन सा? प्राइमरी जर्म सेल। ये शेप में क्यूबॉइडल होते हैं, ये द्विगुणित होते हैं और
जो स्पर्मेटोगोनिया बनता है ये भी द्विगुणित होता है। अब चलते हैं दूसरे फेज में, फेज ऑफ ग्रोथ, या इसे फेज ऑफ स्पर्मेटोसाइटोजिनेसिस भी कहते हैं। फेज ऑफ ग्रोथ को फेज ऑफ स्पर्मेटोसाइटोजिनेसिस भी कहते हैं। इस अवस्था में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, सिर्फ कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है। और जब कोशिका का आकार बड़ा हो जाएगा, वृद्धि हुआ इसलिए कोशिका का आकार बढ़ा, वृद्धि हुआ इसलिए फेज ऑफ ग्रोथ, और बड़े आकार के जो द्विगुणित कोशिका जो है बनते हैं, इन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। इसमें हालांकि द्विगुणित है तो 46 क्रोमोसोम है, 44 ऑटोजोम्स हैं और 2 एलोजोम्स यानी सेक्स क्रोमोसोम है। और हम लोग मेल गैमीट पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स होगा और दूसरा वाई होगा। अब चलते हैं तीसरे फेज में, फेज ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्वन की अवस्था। इस अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे। तो सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होता है जिससे 2 अर्धगुणित कोशिका बनते हैं, 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। अब इसमें एक जो है यानी 50% जो है जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इनमें 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा और 50% जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे उनमें 22 प्लस वाई क्रोमोसोम पाया जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकेंड यानी द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप 4 अर्धगुणित कोशिका बनते हैं जिन्हें स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। तो हम लोग देखें कि मियोसिस फेज ऑफ मैच्योरेशन में मियोसिस होता है ताकि बनने वाले स्पर्मेटिड्स में क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाए। अब अगला जो है फेज है हम लोग का फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, विभेदन की अवस्था, जिसे फेज ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटेलियोसिस भी कहा जाता है। इस अवस्था में स्पर्मेटिड्स अपना आकृति बदलते हैं और स्पर्म में बदल जाते हैं, और स्पर्म में जो है हेड, नेक, मिडल पीस और टेल बन जाता है। यह मोटाइल हो जाता है जिससे कि यह मूव करके जा सके कहाँ तक, फीमेल गैमीट तक यानी अंडाणु तक। तो मोटिलिटी के लिए इसमें टेल बन जाता है, अपना आकृति बदल लेता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बदलना और इसमें जो मॉर्फोजेनेसिस हो रहा है, जो इसमें परिवर्तन आ रहे हैं, पूरा परिवर्तन जो है जिस अवस्था में होता है उसे स्पर्मियोजेनेसिस, इस अवस्था को स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटेलियोसिस कहते हैं, या डिफरेंशिएशन की अवस्था, विभेदन की अवस्था कहते हैं। तो हम लोग देखें कि इस प्रकार शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में अंततः हैप्लॉइड्स जो शुक्राणु बने कैसे हैं, ये अर्धगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 हैप्लॉइड स्पर्म्स यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिसमें 50% जो है शुक्राणुओं में एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स एलोसोम होता है, और 50% शुक्राणुओं में वाई एलोसोम होता है। तो यही शुक्राणु जनन की पूरी प्रक्रिया है। अब चलते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में, यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया हार्मोन द्वारा कैसे नियंत्रित होती है, हार्मोन कैसे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का एक पार्ट ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग हार्मोन निकलता है जिसे GnRH कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH कहा जाता है। हमारे शरीर में ब्रेन से लगा हुआ एक छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो 2 भागों से बना होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाला जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH है, ये पिट्यूटरी के एंटीरियर वाले पोर्शन पर
एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस वाले हिस्सा पर काम करता है और इससे दो तरह का गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवाता है जिसे एफएसएच और एलएच कहते हैं। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से कुल 7 हार्मोन्स निकलते हैं, तो उससे एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये एलएच और आईसीएसएच मिलकर जो टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल्स हम लोग पढ़े थे, लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं, हम लोग पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव जो है वाले वीडियो में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले में। तो टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल्स है उसमें लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं, उस पर यह एलएच और आईसीएसएच जाकर काम करता है, सेल को एक्टिवेट करता है। तो लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन साबित करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन का स्राव करते हैं जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और यह टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजिनेसिस यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यानी शुक्राणु जनन की पूरी प्रक्रिया अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स के नियंत्रण में होता है। अब यहाँ एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी है। अगर लेडिक सेल्स जो हैं, लेडिक सेल्स से अगर काफ़ी अधिक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन निकलने लगे, लेडिक सेल से काफ़ी अधिक मात्रा में अगर टेस्टोस्टेरोन निकलने लगे, तो ये टेस्टोस्टेरोन जाकर हाइपोथैलेमस पर कार्य करते हैं और हाइपोथैलेमस जीएनआरएच को निकालना कम कर देता है, जिससे एफएसएच और एलएच भी कम निकलते हैं और टेस्टोस्टेरोन का निकलना भी कम हो जाता है। यानी इसका बढ़ा हुआ मात्रा खुद अपने मात्रा को नियंत्रित करवा लेता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहा जाता है। तो एलएच की बढ़ी हुई मात्रा को हम लोग देखें कि टेस्टोस्टेरोन नियंत्रित कर ले रहा है, और एफएसएच की बढ़ी हुई मात्रा को कौन नियंत्रित करेगा? तो सर्टोली सेल जो स्पर्म को नरिशमेंट देता है, उससे एक हार्मोन निकलता है जिसे इनहिबिन कहते हैं। इनहिबिन या एफएसएच के बढ़े हुए मात्रा को नियंत्रित करता है। तो हम लोग पूरा स्पर्मेटोजिनेसिस यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को देखें। इस वीडियो में हम लोग शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को देखें। अगले वीडियो में हम लोग अंडाणु जनन यानी oogenesis की प्रक्रिया को देखेंगे। अभी हम लोग देखें कि शुक्राणु जनन का पूरा नियंत्रण हार्मोनल है, यानी हार्मोन द्वारा नियंत्रित हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, और हार्मोन का अध्ययन हम लोग जो है इंडोक्राइन सिस्टम में करते हैं। तो अगर आप इंडोक्राइन सिस्टम का वीडियो देखना चाहते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, कौन कौन से ग्लैंड हैं और उनसे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, क्या कार्य करता है, तो मेरा एक और चैनल है सिम्बियोसिस बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स के नाम से, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। टेक केयर।